नमस्कार। मिडल ईस्ट में देखिए हालात वैसे ही उलझे रहते हैं और अभी जो ईरान इजराइल का संघर्ष हुआ और फिर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से युद्ध विराम का ऐलान, इसने तो मामले को और पेचीदा बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। काफी तेजी से घटनाएं बदली। तो आज हम इसी की गहराई में जा रहे हैं। हमने एक यूट्यूब चैनल है द देशभक्त, उनके एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट को आधार बनाया है। अच्छा। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब वो 12 दिन का घटनाक्रम क्या था, फिर ट्रंप की भूमिका क्या रही इसमें, कौन जीता कौन हारा, और ये जो युद्ध विराम है ये चलेगा कितना। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और हाँ, चीन जैसे देशों के लिए इसके मायने क्या हैं, दुनिया भर की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। मजे की बात ये थी कि ट्रंप तो कह रहे हैं कि मैंने शांति स्थापित की, नोबेल प्राइज की भी बात कर रहे हैं। हाँ, सुना मैंने। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल उनकी ज्यादा सुन नहीं रहा था। तो ट्रंप इतने नाराज क्यों हैं इजराइल से? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। तो शुरुआत कैसे हुई? 13 जून को इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया, राइजिंग लायन। कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला है। हाँ, और जवाब में ईरान ने फिर अगले 9 दिन तक लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। फिर 21 जून को अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। इजराइल ने मदद मांगी थी शायद। जी, इजराइल के कहने पर ही अमेरिका आया और उन्होंने वो GBU बंकर बस्टअप बम इस्तेमाल किए। ये बहुत भारी बम होते हैं, जमीन के नीचे बने बंकरों को तबाह करने के लिए। पर इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को असल में कितना नुकसान हुआ, ये अभी तक साफ नहीं है। बिल्कुल। फिर आया 23 जून। ईरान ने कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है अलोदीद, उस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हाँ, और सबको लगा कि अब तो बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन तभी एकदम से ट्रंप का वो ट्वीट आया, बड़ा अजीब था। कह रहे थे कोई अमेरिकी नहीं मरा, ईरान ने भड़ास निकाल ली, आप शांति की बात करते हैं। बहुत चौंकाने वाला था वो। और फिर कुछ ही घंटों में 23-24 जून की रात को ट्रूथ सोशल पर, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐलान कर दिया पूर्ण और कुल युद्ध विराम। और शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF वो भी कह रही थी कि मिसाइलें तो अब भी गिर रही हैं, युद्ध विराम कहलाल जाए। पर ट्रंप अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं, युद्ध विराम लागू है। यहीं पर मामला फंसता है। दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। ये कैसे? बिल्कुल। देखिए, इजराइल कह रहा है कि हमारे मकसद पूरे हो गए, हमने उनका परमाणु और मिसाइल खतरा कम कर दिया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान पहुंचाया, नेतन्याहू भी मान गए। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान है, वो कह रहे हैं हमने अपमानजनक जवाब दिया है, दुश्मन को सबक सिखाया है और आगे अगर कुछ हुआ तो हम तैयार हैं। उनकी उंगली ट्रिगर पर है, वो जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस सब में ट्रंप वो क्रेडिट ले रहे हैं नोबेल की बात, लेकिन वो जो खबरें थी कि इजराइल ने उनकी सुनी नहीं। हाँ, ये बात भी उछली कि युद्ध विराम के बाद भी हमले हुए। फिर ट्रंप ने नाराजगी भी जताई, यहाँ तक कि ट्वीट किया कि इजरायली पायलट वापस आ जाएं। तो वो सवाल उठता है जो स्रोत में भी था कि अमेरिका को चला कौन रहा है? असली कंट्रोल किसका है, इजराइल का या वहां की लॉबी का? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, अगर हम नतीजों की बात करें रणनीतिक तौर पर, तो क्या अमेरिका इजराइल का जो लक्ष्य था, ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, वो पूरा हुआ? देखिए, पूरी तरह खत्म तो शायद नहीं हुआ। हो सकता है कुछ पीछे धकेल दिया हो। अच्छा। बल्कि अब डर ये है कि ईरान शायद और तेजी से हथियार बनाने की तरफ बढ़े। हो सकता है वो IAEA के निरीक्षकों को निकाल दे या NPT संधि से ही हट जाए। जैसे इजराइल ने साइन नहीं की वो संधि। बिल्कुल, इजराइल ने तो कभी साइन ही नहीं की। और वो जो इजराइल की एक छवि थी कि उसे हराया नहीं जा सकता, उसका क्या हुआ? उस पर भी सवाल उठ गए हैं। ईरान ने अकेले इतना कड़ा जवाब दिया कि इजराइल को अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। उनके वो आयरन डोम और एरो सिस्टम भी सवालों के घेरे में आ गए। हाँ, उनकी क्षमता पर भी सवाल उठे। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका भी शायद आप देखिए अपने देश में विरोध के चलते किसी लंबे युद्ध में नहीं पड़ना चाहता था। तो उनकी भूमिका छोटी रही। हाँ, संक्षिप्त रही। ईरान ने अपना दम दिखाया, अमेरिकी बेस पर हमला भी किया, हालांकि कहा जाता है कि चेतावनी देकर किया था। अच्छा। और बिना किसी अमेरिकी नुकसान के उन्हें एक तरह से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया इज्जत के साथ। इसमें चीन की भूमिका की भी बात हो रही है, वो कितनी अहम है? हाँ, वो बहुत अहम है। अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो तेल ले जाने का रास्ता है, उसे खुला रखने के लिए चीन से बात करनी पड़ी। अच्छा। चीन और ईरान के रिश्ते बहुत गहरे हैं। अभी हाल में एक नई रेल लाइन शुरू हुई है, शियान से तेहरान तक। ये चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये रेल लाइन ये प्रतिबंधों को कैसे बाईपास करती है? ये इतनी जरूरी क्यों है?
ये बहुत जरूरी है। देखिए, समुद्री रास्ते से सामान आने में 30-40 दिन लगते हैं, रेल से सिर्फ 15 दिन लगेंगे। ओ, काफी फर्क है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक रास्ता देती है। ये दिखाता है कि चीन कैसे पश्चिम के आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए अपने रास्ते बना रहा है। आप सोचिए, चीन ईरान का लगभग 90% तेल खरीदता है। उनके बीच $400 अरब का 25 साल का समझौता है। बाप रे। और ईरान अमेरिका का जीपीएस नहीं, चीन का बैदू सिस्टम इस्तेमाल करता है। तो मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ ईरान से नहीं निपट रहा, उसके पीछे चीन का जो बढ़ता असर है उससे भी जूझ रहा है। और ये सारी जो बड़ी कूटनीति चल रही है, ताकत का खेल चल रहा है, इसके बीच गाजा का क्या? उसे तो जैसे भुला ही दिया गया है। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। एक तरफ ये बड़े दांवपेच चल रहे हैं और दूसरी तरफ गाजा में लोग मर रहे हैं लगातार। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। न कोई ताकतवर समर्थक है, न उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जो लोग मदद लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं वो मारे जा रहे हैं। रोज दर्जनों मौतें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर आखिर में हम क्या समझे इस पूरी स्थिति से? देखिए, तस्वीर ये है कि एक युद्ध विराम तो है, ट्रंप ने घोषणा की है, पर बहुत नाजुक है। ईरान और इजराइल दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन भरोसा किसी को किसी पर नहीं है। दुनिया की राजनीति में हमने बदलाव देखे। चीन की भूमिका बढ़ रही है, इजराइल की वो जो अजय वाली छवि थी उस पर सवाल उठे हैं, और अमेरिका अब किसी बड़े पचड़े में सीधे पड़ने से हिचक रहा है। सही। हल देने को ही अपनी जीत मान लेती हैं। तो इस नाजुक शांति का गाजा जैसे संघर्षों के लिए क्या मतलब है? वो संघर्ष जो चल रहे हैं लगातार, जहां लोगों की तकलीफें जारी हैं और दुनिया का ध्यान उन पर ज्यादा नहीं है।